हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों में ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप इस वीडियो के बाद इसके नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वेबसाइट है www.studentclassesprayagraj.com और ये बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है। इसमें हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट्स दे रहे हैं और आपको नोट्स दे रहे हैं, और इसके अलावा जितने भी गाइडेंस हो सकते हैं, इस तरीके के जितने भी इन्फॉर्मेशन है सब इस वेबसाइट में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करिएगा। और एक और इन्फॉर्मेशन, हम जो भी वीडियो पढ़ाते हैं ज़्यादातर वीडियोज़ में उसकी प्रैक्टिस के लिए भी हम प्रैक्टिस सेट्स देते हैं, और वो हम वेबसाइट में प्रोवाइड करते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, और आप डायरेक्ट भी वेबसाइट में विजिट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो होम पेज पे आपको ये मिलेगा, वीडियो क्लास पीडीएफ। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आएगा, और सामान्य अध्ययन पीडीएफ, इस पर आप जाकर इस वीडियो का नोट्स फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1600 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, और 1765 में इलाहाबाद ट्रीटी हुई। उसके बाद से ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन लगातार बढ़ने लगा, और जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रॉफिट्स कर रही थी, उसके बाद से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने के लिए कुछ कदम उठाए। उन्हीं कदमों में से एक पहला कदम जो है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। तो अंग्रेजों ने भारत में शासन करने के लिए समय समय पर कुछ नियम बनाए, जिनके द्वारा ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। तो भारत में शासन करने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों को भारत में शासन करना था, तो उस शासन के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो समय समय पर वो इंस्टीट्यूशंस इंट्रोड्यूस करते गए, और इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ही भारत में सरकार और प्रशासन की एक विधिक रूपरेखा निर्मित की गई, और वही रूपरेखा जो निर्मित हुई लगातार ब्रिटिश शासन के दौरान, वही हमारे संविधान और आज के राजतंत्र में भी कहीं ना कहीं वो दिखलाई पड़ती है। तो इसी वजह से ये टॉपिक पॉलिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटी में हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो ये भी देखते हैं कि कौन कौन से हिस्टोरिकल लॉज थे और फैक्टर्स थे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को प्रभावित किया। उनमें से एक ये रेगुलेटिंग एक्ट्स जो हम पढ़ रहे हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। दूसरा, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। तीसरा, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय शासन की नींव रखी गई। तो ब्रिटिश एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर आए थे, यहाँ पर वो प्रॉफिट्स करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर उन्होंने एक पॉलिटिकल सेटअप भी बैठाया, यहाँ पर वो शासन करने लगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब शासन करने लगी, वो प्रॉफिट्स कमा रही थी, तो ब्रिटिश सरकार ने भी उन पर कुछ रेगुलेशन करने के लिए सोचा। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ये पहला कदम उठाया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। और इसी एक्ट के द्वारा ही जो कंपनी का प्रशासनिक कार्य और राजनीतिक कार्य वो भारत में जो कर रहे थे, उसको भी एक मान्यता मिली। और तीसरी बात, एक जो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, केंद्रीय शासन की जो नींव रखी गई भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान, वो पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही रखी गई थी। तो इस अधिनियम की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो क्या थी, अब डिटेल में देखते हैं कि किस तरीके से जो हमने बातें पढ़ी कि केंद्रीय
शासन जो था वो कैसे रखा गया, कैसे पहली बार ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेट करने का प्रयास किया, तो ये क्या चीज़ें थी जिनके द्वारा वो ये सारी चीज़ें संभव हो पा रही थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इससे पहले 3 प्रेसिडेंसीज जो भारत में थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई थी, बंगाल थी और बॉम्बे थी और मद्रास थी। तीनों में ही गवर्नर्स थे और तीनों इक्वल थी। लेकिन इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आने के बाद जब बंगाल की प्रेसिडेंसी थी, तो वहाँ के गवर्नर को जो नाम दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। तो एक तरीके से उसको बाकी प्रेसिडेंसीज के ऊपर रख दिया गया और एक जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी की जो बात हमने देखी, वो यहीं से देखने को मिलती है कि जो बंगाल का इम्पोर्टेंस था वो भारत के पूरे परिदृश्य में उभर कर सामने आ रहा था। और जो पहले बंगाल गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर जो थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। यही बात मैं बता रहा था। जबकि इससे पहले सभी प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर थे वो एक दूसरे से अलग थे। जो 3 प्रेसिडेंसीज थी, मुंबई और मद्रास और बंगाल, वो पहले एक दूसरे से अलग थे। लेकिन अब जब बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए हैं, तो मद्रास और बंबई के जो गवर्नर हैं वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ जाएंगे। इसी के साथ इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो यहाँ पर कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय इसकी स्थापना की गई 1774 में। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये बात की गई और 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। आज भी भारत में हम उच्चतम न्यायालय देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिटी है वो इन सारे एक्ट से प्रभावित रही है और हुई है। और इसी वजह से पॉलिटी में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि अगर आप मेन से क्वेश्चंस देखें यूपीएससी में या फिर प्रीलिम से भी देखें, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि कैसे भारत का संविधान जो है रेगुलेटिंग एक्ट से प्रभावित हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको आंसर करने हैं तो आपको इन सारे एक्ट्स की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। इनकी डिटेल्स की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो एक तरीके से रेगुलेट कर रही है ब्रिटिश सरकार अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्कर्स से कर्मचारी हैं उनको रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया। अब वो निजी व्यापार नहीं कर सकते और वो भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत ये भी नहीं ले सकते हैं। साथ ही साथ इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी हुआ करती थी, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त किया गया। क्या किया कि इसने भारत में जो राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो ब्रिटिश सरकार को बताएगी कि क्या क्या राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। तो एक तरीके से रेगुलेशन लगातार बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा, उसकी डिटेल्स देखी और उसके क्या इम्प्लीकेशंस थे, क्या भारत में उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी पर किस तरीके से रेगुलेशन किया गया, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी में मैं सारे वीडियोस डालता रहूँगा और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो सारी नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहेंगी। और आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन के थ्रू। मात्र 29 रुपीज़ पर मंथ का सपोर्ट है और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप ये करिए। यूपीआई अगर आप वन टाइम पेमेंट हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो SCPN@UPI, SCPN@कोटक इसमें कर सकते हैं। और एक मैथड इन्फॉर्मेशन पेड कोर्सेज भी चल रहा है यहाँ पर, ज्वाइन बटन पर है, लेकिन वो वहाँ पर हम 6000 प्लस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बैच चला रहे हैं, तो आप इसे एक बार ज़रूर ज्वाइन करके देखिएगा, क्योंकि 6000 प्लस क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं, इस तरह क्वेश्चंस अगर आप उनकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन का लेवल है वो बहुत ही ऊपर चला जाएगा। तो आप इसे इग्नोर मत करिएगा, एक बार ज़रूर प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करने का
प्रयास कीजिएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप खुद इस बैच को लगातार ज्वाइन करेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। विल मीट नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।